हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि मैं आपको सीटेट की प्रिपरेशन करा रही हूँ। आज मैं लेके आ गई हूँ सीटेट के 6th क्लास का साइंस है, उसका जो हमारा 4th चैप्टर चल रहा है, 3rd या 4th चैप्टर है, उसका नेक्स्ट पॉइंट है जड़। ओके, कौन सा पॉइंट है? जड़। इसको हम पढ़ने वाले हैं। तना हम पढ़ चुके हैं, पत्तियाँ भी पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं जड़ के बारे में। जड़ है क्या और क्या होती हैं। चलिए अब हम पढ़ लेते हैं। चित्र 4.13, देखो ये पिक्चर दी हुई है 4.13 को ध्यान से देखिए। पहली और बूझों में से कौन अपने पौधे को ठीक प्रकार से जल दे रहा है और क्यों? देखें कौन दे रहा है ठीक प्रकार से जल। चलिए देख लीजिए, ये दे रहे हैं, ये पौधों को जल देना, पौधों को ये जल दे रहे हैं ये। अब हम देखते हैं आगे। पौधों का कौन सा भाग मिट्टी के अंदर है? आइए निम्न क्रियाकलापों के द्वारा पौधों के इस भाग के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। और अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्रियाकलाप 6 को अब हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले है आवश्यक सामग्री। 2 गमले, कुछ मिट्टी, खुरपी, ब्लेड अथवा कैंची एवं जल। ये सब चीज़ें लेनी है आपको। ये क्रियाकलाप 4-5 विद्यार्थियों के समूह में करना चाहिए। ये जो आपको एक्टिविटी है ये अकेले नहीं करनी है, 4-5 स्टूडेंट एक साथ इकट्ठे होकर करेंगे। बगीचे से किसी खरपतवार के एक जैसे 2 पौधे सावधानी से उखाड़िए। 2 पौधे हों, सेम हों, वो उखाड़ने हैं। ध्यान रहे कि उनकी जड़ों को कोई क्षति न हो, और आपको उखाड़ने भी वो ऐसे हैं कि उनकी जड़ें खराब ना हो, जिससे कि जड़ों को कोई प्रॉब्लम ना हो। खरपतवार के एक पौधे को एक गमले में मिट्टी डालकर लगा दीजिए। एक पौधे को क्या करना है, उनमें से एक पौधे को मिट्टी डालकर लगा देना है। दूसरे पौधे की जड़ों को काट दीजिए और जो दूसरा पौधा है उसकी जड़ को काट देना है। अब इसे दूसरे गमले में लगा दीजिए। जिसकी जड़ को काटा है उसे दूसरे गमले में लगा दें। इनमें नियमित रूप से जल दीजिए और दोनों में आपको डे टू डे जल देना है। 1 सप्ताह पश्चात इनका परीक्षण कीजिए, क्या दोनों पौधे स्वस्थ हैं। अब हमें उन्हें एक हफ्ते तक पानी देना और 1 हफ्ते के बाद उन्हें देखना है कि क्या दोनों पौधे ठीक हैं, जिन्हें हमने जड़ के साथ लगाया है और जिसे बिना जड़ के लगाया है। दोनों को टेस्ट करना है कि दोनों ठीक हैं या नहीं हैं। दोनों पौधों के नियमित रूप से जल दिया गया, परंतु एक की जड़ नहीं थी। क्या आप इस क्रियाकलाप से जड़ के एक महत्वपूर्ण कार्य के विषय में जान पाते हैं? जड़ का एक महत्वपूर्ण कार्य जानने के लिए आइए एक और क्रियाकलाप करें। ठीक है, तो आप खुद देखेंगे जिस पौधे की जड़ नहीं होती है वो नहीं ग्रो कर पाएगा, बट जिसके पास जड़ है वो नीचे की मिट्टी को पकड़ लेता है, अपनी नई जड़ बना लेता है और वो ग्रोथ कर सकता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा जड़ के बारे में। एक और क्रियाकलाप कर लेते हैं कि जो दूसरी एक्टिविटी है उसको हम पढ़ लेते हैं क्या है। अब हम क्या करेंगे, दूसरी एक्टिविटी को करने के लिए अब हम करने वाले हैं एक और एक्टिविटी। उसमें क्या हो रहा है वो देख लेते हैं। सबसे पहले आवश्यक सामग्री लेनी है। मक्का और चने के बीज, रुई, कटोरी तथा जल, ये सब चीज़ें ले ली। 2 कटोरियाँ लीजिए, इसमें भीगी हुई रुई रखिए। एक कटोरी में चने के 3-4 बीज और दूसरी में मक्का के दाने रखिए। ठीक है, जल डालकर रुई को हमेशा नम रखिए जब तक कि बीज अंकुरित होकर नवोद्भिद नहीं बन जाएं। देखो इस टाइप के। 1 सप्ताह बाद उन्हें खींचकर रुई से बाहर निकालने का प्रयास कीजिए। क्या नवोद्भिद सरलता से रुई से बाहर खिंच जाता है? क्यों? क्रियाकलाप 6 में हमने देखा कि हम पौधों को भूमि से खींचकर आसानी से नहीं निकाल पाते, उन्हें मिट्टी खोदकर निकालना पड़ता है। जड़ें पौधों को मिट्टी में से जमा रखती हैं। इन्हें मिट्टी के पौधे का स्थिरक कहा जाता है। मतलब कि जो मिट्टी के पौधे को स्थिर करके रख लेती हैं उसे मिट्टी का स्थिरक कह देते हैं।
आपने देखा कि तने एवं पत्तियां विभिन्न प्रकार की होती हैं, क्या जड़ों में भी विविधताएं दिखाई देती हैं? आइए इसका पता लगाएं कि जड़ें जो होती हैं उनमें भी विविधताएं होती हैं या नहीं होती हैं, या जड़ें एक ही तरह की होती हैं। उस टाइप से अब हम जड़ों को देख लेते हैं, जड़ों के कितने प्रकार हैं और जड़ें होती क्या हैं। ठीक है, हम देखते हैं एक्टिविटी 8, चित्र 4.16 ए एवं 16 बी को ध्यानपूर्वक देखिए। ये देखिए, दो आपको चित्र दिए हुए हैं। अब चने के पौधों की जड़ों को देखिए, जो चना हमने लगाया था उनकी जड़ों को देखने। क्या चित्र 4.16 ए के समान दिखती हैं? क्या दोनों की जड़ें सेम दिख रही हैं? नहीं दिख रही ना, अलग अलग टाइप की दिख रही हैं। मक्का के पौधे की जड़ें कैसी हैं? जड़ों की आकृति के चित्रों के साथ मिलान कर खाली स्थान में मक्का अथवा चना लिखिए। यहाँ लिखिए मक्का की है, चने की हैं। चने एवं मक्का की जड़ों में क्या समानता है? वे किस रूप में एक दूसरे से भिन्न हैं? ऐसा प्रतीत होता है कि जड़ें दो प्रकार की होती हैं। क्या जड़ों के कुछ और भी प्रकार हैं? आइए इसका पता लगाएं। तो देखें, एक तो है चना इसमें और एक है मक्का। ठीक, दोनों की जड़ें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की हो रही है। देखिए, चने की तो ऐसे, मक्का की ऐसे जा रही है और पतली है, और लेकिन इसकी कैसी है? नहीं, मक्का की जो है वो नीचे लंबी है, जड़ें तो नीचे होती है ना। और चने की कैसी है? चने की इस तरह से लेयर्स निकली हुई हैं। तो अब हम आगे देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो एक्टिविटी 9 में देखते हैं इनमें क्या चेंज है। खुले मैदान में जाइए जहाँ बहुत से खरपतवार उग रहे हों। खरपतवार मतलब कि जो वेस्टेज होता है ना, उन्हें खरपतवार बोल देते हैं, जिनका कोई काम नहीं होता है। कुछ खरपतवार पौधों की मिट्टी खोद कर निकालिए। कुछ खरपतवार को कैसे करेंगे? आपको उनकी मिट्टी को खोद कर निकालना है और जड़ों से मिट्टी धोकर अलग कर उनका निरीक्षण कीजिए, और उस मिट्टी को धो देना है जड़ों से, तब उसको देखेंगे कैसी रूट है। क्या आपने ध्यान दिया कि सभी खरपतवार पौधों की जड़ें या तो चित्र 4.16 ए की तरह हैं अथवा 4.16 बी की तरह हैं, है ना? यही तो देखेंगे हम कि या तो इस पौधे की तरह होंगी या इस पौधे की तरह। आगे देख लेते हैं, आपको पिक्चर में दिखाया हुआ है। देख, किस किस टाइप की देख रखी है, इस टाइप की और इस टाइप की। मतलब ये तो एक ही लेयर है, उसमें से ये कितनी, ये डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स निकली हुई हैं। तो जो ए वाला पिक्चर है वो है मूसला जड़, उसे मूसला जड़ बोलते हैं। लेकिन जो बी वाली पिक्चर है उसे बोलते हैं रेशेदार जड़। आप इसको याद भी कर सकते हैं। रेशेदार जड़ें कैसी होती हैं? जिनमें बहुत सारी फ्रिल्स, रेशे निकले हुए होते हैं, उन्हें रेशेदार बोलते हैं। जिन पौधों की जड़ें चित्र 4.17 ए की तरह हैं, उनकी जड़ को मूसला जड़ कहते हैं तथा छोटी जड़ों को पार्श्व जड़ कहते हैं। जो इनमें से छोटी छोटी जड़ निकली हुई है ना, इनको पार्श्व जड़ कहते हैं। जिन पौधों की जड़ें 4.17 बी के समान हैं, उनमें कोई मुख्य जड़ नहीं होती, सभी जड़ें एक समान दिखाई देती हैं। इन्हें झकड़ा जड़ अथवा रेशेदार जड़ कहते हैं। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा यहाँ तक। आगे देख लेते हैं। एकत्र किए गए खरपतवार पौधों को उनकी जड़ के आधार पर दो समूहों में छांटिए। मूसला जड़ वाले पौधों को एक ए में तथा रेशेदार जड़ वाले पौधों को समूह बी में रखिए। समूह ए के पौधों की पत्तियों को देखिए, इनका शिराविन्यास किस प्रकार का है। समूह बी के पौधों की पत्तियों का शिराविन्यास किस प्रकार का है। मतलब आपको दो ग्रुप बनाने हैं, जिसमें एक में है मूसला जड़ वाला ग्रुप बनाएंगे, एक बनाएंगे आप रेशेदार जड़ वाला ग्रुप। ठीक है, और फिर उनको देखने हैं उनमें शिराविन्यास किस तरह का है। अब देख लेते हैं बोझो क्या कह रहा है। बोझो के मस्तिष्क में एक अजब विचार आया। यदि वह जानना चाहता है कि पौधों की जड़ें किस प्रकार की होंगी, तो उसे उस पौधे को उखाड़ने की आवश्यकता नहीं है। एक पौधे की पत्ती को देखकर उसका उत्तर दे सकता है। अच्छा, किस तरह से दे सकता है? अब हम इसको रीड कर लेते हैं कि किस तरह से वो उत्तर देगा पौधे की पत्ती को देखकर। क्या आपने ध्यान दिया कि पौधे की पत्ती के शिराविन्यास एवं जड़ के प्रकार में एक रोचक संबंध है? अच्छा, देखते हैं। क्या उन सभी पौधों जिनका आप अध्ययन कर चुके हैं कि पत्तियों का शिराविन्यास एवं जड़ के प्रकार को सारणी 4.2 में सही रूप में
रख सकते हैं। जड़ के प्रकार एवं पत्तियों में शिराविन्यास के प्रकार को हमें मेंशन करना है कि कोई भी पौधा लेना है, उसकी पत्ती देखनी है और उसकी जड़ को देखना है, तब लिखना है कि जड़ किस टाइप की है और पत्ती किस तरह की है। हमने देखा कि जड़ें मिट्टी से जल का अवशोषण करती हैं तथा तना जल एवं खनिज को पत्ती एवं पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। पत्तियां भोजन संश्लेषित करती हैं। यह भोजन तने से होकर पौधों के विभिन्न भागों में संग्रहित हो जाता है। इस प्रकार की कुछ जड़ों जैसे गाजर, मूली, शकरकंद, शलजम एवं टेपियोका आदि को हम खाते हैं। हम पौधों के अन्य भागों को खाते हैं जहां भोजन भंडारित रहता है। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि तना दो तरफा मार्ग की तरह कार्य करता है? देखो, तना दो तरफा मार्ग की तरह कार्य करता है, आपको दिख रहा होगा, चित्र में देखना है आपको, इधर भी है और इधर भी। ठीक, आगे देख लेते हैं आगे क्या कह रहा है। लिखिए कि तने से कौन से पदार्थ ऊपर की ओर जाते हैं और कौन से नीचे की ओर जाते हैं। अगले परिच्छेद में हम पुष्प की संरचना का अध्ययन करेंगे। मतलब कि हम जड़ को पढ़ चुके हैं, पत्तियों को पढ़ चुके हैं, तना पढ़ चुके हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे? पुष्प के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जो फूल होता है। फूल के बारे में क्या है अब हम डिस्कस करते हैं। फूल, गुलाब के पौधों के 3 आरेख लिए हुए हैं, जो कि कौन कौन से हैं? ये है और ये है। ठीक, कौन सी स्थिति में आप पौधों को भलीभांति पहचान सकते हैं और क्यों? चित्र 4.1 में पुष्प को रंगने के लिए आपने किस रंग का प्रयोग किया था? क्या सभी पुष्प रंग बिरंगे होते हैं? क्या आपके पास क्या आपने घास, गेहूं, मक्का, आम अथवा अमरूद के पुष्प भी देखे हैं? क्या वे चटकीले हैं? आइए कुछ पुष्प का अध्ययन करते हैं। हमें पुष्पों का अध्ययन करना है कि सभी पुष्प जो होते हैं रंग बिरंगे होते हैं या नहीं, उनका कलर कैसा होता है वो देखना है हमें। अभी सबसे पहले ये पढ़ लेते हैं। अध्ययन के लिए पुष्पों का चयन करते समय गेंदा, सूरजमुखी अथवा गुलदाउदी न लें, क्योंकि यह एक पुष्प नहीं है वरन पुष्पों का गुच्छा है, जैसे कि आप अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। इन पौधों को नहीं लेना है क्योंकि ये पुष्पों का एक गुच्छा है। ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ लीजिएगा आप। एक्टिविटी देखते हैं 10। आवश्यक सामग्री। कौन कौन सी आवश्यक सामग्री है? एक पुष्प कलिका तथा निम्न में से किसी पौधे के 2 पुष्प, धतूरा, गुड़हल, गुलाब, सरसों, बैंगन, भिंडी, गुलमोहर, एक ब्लेड, स्लाइड अथवा कागज, आवर्धक लेंस एवं जल लेना है। इस पिक्चर को ध्यान से देखना है आपको। ये जो पिक्चर दिखाई हुई है, खिले हुए पुष्प का प्रमुख भाग कौन सा है? यह पुष्प की पंखुड़ियाँ हैं। जो खिला हुआ पार्ट है ये पंखुड़ियाँ हैं। विभिन्न पुष्पों की पंखुड़ियाँ अलग अलग रंगों की होती हैं। आपके विचार में कलिकाओं में यह पंखुड़ियाँ कहाँ बंद थीं? कली का प्रमुख भाग कौन सा है? क्या आपने ध्यान दिया कि यह भाग छोटी पत्ती की भांति दिखाई देता है? इन्हें बाह्यदल कहते हैं। जो भाग बाहर की तरफ दिखाई देता है इन्हें बाह्यदल कहते हैं, जहाँ पर पत्तियां बंद होती हैं। पुष्प के बाह्यदल एवं पंखुड़ियों का भलीभांति अवलोकन कीजिए तथा इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो प्रश्न है आपको इनके उत्तर देने हैं। मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, आपको इन्हें देखना है ध्यान से। आगे देखते हैं। विद्यालय अथवा किसी अन्य बगीचे में जाकर विभिन्न पुष्पों का अध्ययन कीजिए तथा अपने प्रेक्षण इस सारणी में लिखिए। जो सारणी दी हुई है 4.3 इसमें लिखने हैं। इस सारणी के अंतिम 2 कॉलम भरें। जो अंतिम कॉलम है देख लेते हैं क्या है अंतिम कॉलम। वो भरना है कि स्त्री केसर उसमें मौजूद है या नहीं। आप पुष्प के आंतरिक भाग को स्पष्ट रूप से कब देख सकेंगे? जब पंखुड़ी जुड़ी हो अथवा जब वे स्वतंत्र हो। जो हम कब देख पाते हैं कोई भी पुष्प है उसको? जब वो पंखुड़ी पूरी तरह से खुल जाती हैं। उदाहरण के लिए धतूरे एवं अन्य घंटाकार पुष्प की पंखुड़ियों को
लंबाई में काटकर आप पुष्प के आंतरिक भाग को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। पुष्प के आंतरिक भाग को स्पष्ट रूप से देखने के लिए बाह्यदल एवं पंखुड़ियों को हटा दीजिए। ये जो बाह्यदल है और ये जो पंखुड़ियां, इन्हें हटाना पड़ेगा आपको। चित्र 4.22 को ध्यान से देखिए तथा अपने पुष्प में पुंकेसर एवं स्त्रीकेसर को पहचानिए। अभी देखते हैं चित्र 4.23 को ध्यानपूर्वक देखिए। इसमें विभिन्न पुष्प में पाए जाने वाले विविध प्रकार के पुंकेसर दिखाए गए हैं। क्या आप पुंकेसर के दोनों भागों को पहचान सकते हैं? चलिए 4.2 को देख लेते हैं। ये स्त्रीकेसर होता है और ये होते हैं पुंकेसर, और ये होते हैं जो ऊपर, सबसे ऊपर लगे होते हैं टॉप पर, उन्हें बोलते हैं परागकोश। एक पुंकेसर का चित्र बनाकर उसे नामांकित कीजिए। देखिए पुंकेसर के भाग हैं, ये होते हैं परागकोश, ठीक है, ये होते हैं परागकोश, और ये हैं जो लेयर है, ये तंतु होते हैं, ठीक है। और ये जो इतने सारे, इन्हें ही बोल देते हैं पुंकेसर। पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को स्त्रीकेसर कहते हैं। जो पुष्प होता है उसके केंद्र में जो बना हुआ होता है उसको बोलते हैं स्त्रीकेसर। यदि आप इसे पूरी तरह से नहीं देख पा रहे हैं तो पुंकेसर हटा दीजिए। अगर आप इसको नहीं देख पा रहे हैं तो ये जो पुंकेसर हैं, ये इनको हटा के देख सकते हैं। चित्र 4.24 की सहायता से स्त्रीकेसर के भागों को पहचानिए। देख लेते हैं 4.23 कौन सा पार्ट है, सॉरी पिक्चर है हमारा, यह है। देखते हैं, ये है हमारा स्त्रीकेसर। टॉप पॉइंट को वर्तिकाग्र बोलते हैं, मिडिल पॉइंट को वर्तिका, और जो नीचे वाला पॉइंट है इसको बोलते हैं अंडाशय, ठीक है। आपने पुष्प के स्त्रीकेसर का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। आपको ये चित्र बनाना है, जो भी वर्क करेंगे उनके लिए चित्र बनाने के लिए आपको सिर्फ समझना है ये चीज। अब हम देखते हैं एक्टिविटी 11। आइए अब एक पुष्प के अंडाशय की संरचना का अध्ययन करें। यह स्त्रीकेसर का सबसे निचला एवं फूला हुआ भाग है। इसकी आंतरिक संरचना के अध्ययन के लिए इसे काटना पड़ता है, यह जानने के लिए कि अंडाशय को किस प्रकार काटा जाए। अंडाशय को एक स्लाइड अथवा प्लेट पर चित्र 4.25 के अनुसार रखकर उसे दो प्रकार से काट सकते हैं। देखो इस तरह से आपको दे रखा है ना, किस तरह से काट सकते हैं, तो इस तरह से या फिर इस तरह से काटेंगे। आगे पढ़ लेते हैं, आगे क्या है। देखिए दोनों तरह से काटने के बाद इसकी पिक्चर आपको ऐसे शो होगी। अंडाशय की काट को सूखने से बचाने के लिए प्रत्येक काट सेक्शन पर जल की बूंद रखिए। आपको जल की बूंदें रखनी है। आवर्धक लेंस की सहायता से अंडाशय की आंतरिक रचना का अध्ययन कीजिए। क्या आपको अंडाशय में छोटी छोटी गोल संरचनाएं दिखाई देती हैं? देखो इसमें दिख रही है ना गोल संरचनाएं, उन्हें बीजांड कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं उन्हें? बीजांड कहते हैं। अंडाशय के आंतरिक भाग का अपनी नोटबुक में चित्र बनाइए। इसमें जो भी बच्चे 6th क्लास के हैं वो बना सकते हैं। कुछ और पुष्पों का अध्ययन करने के लिए अपने अध्यापक के साथ विद्यालय अथवा किसी पार्क के बगीचे में जाइए एवं अधिक से अधिक पौधों का अध्ययन कीजिए। पुष्प के नाम जानने के लिए आप माली की सहायता ले सकते हैं। ध्यान रहे कि आवश्यकता से अधिक पुष्प न तोड़ें। हाँ जी, आपको ये ध्यान रखना है कि आप ज़्यादा पुष्पों को ना तोड़ें। नोटबुक में जो कुछ अपने सारणी 4.3 में लिखा है उसके आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न दे रखे हैं नीचे, उनके उत्तर देने हैं। क्या सभी पुष्पों में बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर एवं स्त्रीकेसर पाए जाते हैं? क्या पुष्प ऐसे भी हैं जिनमें उपयुक्त पुष्पांगों में से कोई भाग नहीं पाया जाता है? क्या किसी पुष्प में इनसे अलग भाग भी मिलते हैं? यदि अगर ऐसा है तो आप मेंशन करेंगे इनके आंसर। आगे पढ़ लेते हैं हम। क्या आपने ऐसे पुष्प भी देखे हैं जिनमें बाह्यदल एवं पंखुड़ी समान दिखते हों? क्या कोई पुष्प ऐसा भी है जिसमें बाह्यदलों की संख्या एवं पंखुड़ियों की संख्या असमान होती है? तो हम इसको पढ़ लेते हैं आगे। क्या आप इस बात से सहमत हैं
कि सभी पुष्पों की संरचना सदैव एक जैसी नहीं होती। विभिन्न पुष्पों में बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर एवं स्त्रीकेसर की संख्या में अंतर हो सकता है। हाँ जी, सभी पौधे अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के ही होते हैं, एक तरह के पौधे नहीं होते हैं। कुछ पुष्पों में इनमें से कुछ भाग अनुपस्थित भी हो सकते हैं। आपने पत्ती, तना एवं जड़ के लक्षण एवं कुछ कार्यों के विषय में पढ़ा। हमने विभिन्न पुष्पों की संरचना का भी अध्ययन किया। आप पुष्पों के कार्य के विषय में अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। हम फलों के विषय में भी अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। ठीक है, फल जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जैसे भी नेक्स्ट क्लास की मैं आपको स्टडी कराऊंगी बुक, तब आपको समझा दूंगी अच्छे से। और अगर मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया है चैप्टर, तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया है। और अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक डन भी कर दीजिए। और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी शेयर कर दीजिए। और चैनल पर अगर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।